डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लेजी क्लासेस। हम भारतीय संविधान के दार्शनिक भाग को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने उद्देशिका को पढ़ लिया है। हम आज से मूल अधिकार को शुरू करने वाले हैं। इसके बाद हम नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों को पढ़ेंगे, जो एमपीपीएससी के मेंस पेपर 2 के पार्ट ए के यूनिट 1 का भाग है। आइए हम स्टार्ट करते हैं मूल अधिकारों को। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, तो भाग 3 में हैं। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है, जिन्हें संविधान द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। भारत में 4 तरह के अधिकारों का वर्णन किया गया भारत के संविधान में। अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, सांविधिक अधिकार है और मानव अधिकार है। अधिकार वे हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 में हैं, 12 से 35 तक। वर्तमान में ये 6 प्रकार के हैं। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। इन्हें विशेष प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। इनके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इनका संशोधन एक विशेष प्रक्रिया और विशेष परिस्थितियों में ही संभव है, जबकि संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 से बाहर हैं। उन्हें संवैधानिक अधिकार कहा जाता है, जैसे संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य का अधिकार 301 में वर्णित है। जबकि कानूनी या सांविधिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संसद या विधायिका के कानून द्वारा दिए जाते हैं, जैसे मातृत्व का अधिकार और सूचना का अधिकार। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते ये अधिकार मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी हैं और व्यक्ति इनका दावा करता है, भले ही राज्य इन्हें मान्यता दे या ना दे। जैसे रोजगार का अधिकार। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को कुछ विशेष संरक्षण देता है जो अन्य अधिकारों को प्राप्त नहीं है। ये संरक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। मौलिक अधिकारों का निलंबन कुछ विशेष परिस्थितियों में और विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 को शामिल नहीं किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा होता है। इन्हें सामान्य बहुमत के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की भांति असीमित और निरपेक्ष नहीं है, अर्थात मौलिक अधिकार सीमित और सापेक्ष होते हैं। मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक होता है। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं। मौलिक अधिकार केवल कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार भारतीयों और विदेशियों अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार और अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हैं। राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जबकि कुछ राज्य और व्यक्ति दोनों को प्राप्त होते हैं। जैसे राज्य के विरुद्ध में अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, जबकि राज्य और निजी दोनों के लिए जो है अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 17 है और अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। मूल संविधान में 7 प्रकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अनुच्छेद 19(1)(f) में
संपत्ति के अर्जन, व्ययन और धारण करने की स्वतंत्रता थी, जबकि अनुच्छेद 31 में व्यक्ति की संपत्ति को यदि सरकार अधिग्रहित करती है तो सरकार को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करता है। 7 प्रकार के मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं, जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आइए हम मौलिक अधिकारों को डिटेल में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 12 के अनुसार निम्न संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आएंगी, जैसे संघ की संसद और सरकार, प्रांत का विधानमंडल और सरकार, स्थानीय संस्थाएं, अन्य प्राधिकरण जो सरकार की शक्ति या सत्ता का प्रयोग करते हैं राज्य के अंतर्गत आएंगे, किंतु अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत विवाद आता है। अन्य प्राधिकरण की व्याख्या दो तरह से होती है, प्रतिबंधात्मक व्याख्या और उदारवादी व्याख्या। जबकि प्रतिबंधात्मक व्याख्या कहती है कि वे संस्थाएं जो सरकारी या संप्रभु कार्य करने वाले प्राधिकरण हैं वही राज्य कहे जाएंगे, जबकि उदारवादी व्याख्या कहती है कि संप्रभु या सरकारी कार्य में शामिल होना आवश्यक नहीं है। इस एक्ट बनाम अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पीएन भगवती ने किसी संस्था को राज्य है या नहीं, इसके लिए 5 पॉइंट दिए थे कि वह संस्था जो राज्य से वित्त प्राप्त करती है, वित्तीय संसाधन प्राप्त करती है, राज्य के अंतर्गत शामिल होगी। ऐसी संस्था जिस पर राज्य का गहरा और व्यापक नियंत्रण होगा वह राज्य के अंतर्गत आएगी। जिसका चरित्र सरकारी या सार्वजनिक महत्व का हो वह राज्य के अंतर्गत आएगी, और जो सरकार का एक विभाग या निगम द्वारा स्थापित हो वह भी राज्य के अंतर्गत आएगी। और 5वां है वह संस्था जिसे राज्य सरकार द्वारा एकाधिकार का दर्जा दिया गया हो उसे भी राज्य के अंतर्गत माना जाएगा। किंतु अनुच्छेद 12 में न्यायालय के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान नहीं किया गया है। न्यायपालिका का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि वह राज्य के अंतर्गत आएगी कि नहीं आएगी। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा केस में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब न्यायालय न्यायिक कार्य कर रही हो तो वह राज्य के अंतर्गत नहीं आएगी, किंतु यदि वह प्रशासनिक कार्य कर रही है तो वह राज्य के अंतर्गत आएगी।